सलाम नमस्ते आदाब दोस्तों। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है सुहेब हसन और आज की इस डिस्कशन में हम बात करेंगे एक निहायत अहम मगर बदकिस्मती से मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज किए गए मसले पे, जो कि है स्कूल बुलिंग। दोस्तों, स्कूल बुलिंग सारी दुनिया का एक मुश्तरका मसला है। कुछ माशरे इसे बड़े होने के अमल का एक लाजमी हिस्सा करार देकर नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर तहकीक के मुताबिक स्कूल बुलिंग के नहायत देरपा साइकोलॉजिकल, इमोशनल और तालीमी असरात मरतब होते हैं। स्कूल बुलिंग से मुतासरा बच्चे एनजाइटी, डिप्रेशन और खुद एतमादी की कमी का शिकार नजर आते हैं। ऐसे बच्चों की तालीमी कारकर्दगी तो मुतासर होती ही है, मगर ये बच्चे स्कूल जाने में और दीगर सोशल एक्टिविटीज़ में भी हिचकिचाहट महसूस करते हैं। ऐसे बच्चे अपने मसाइल दूसरों के साथ शेयर करने से भी डरते हैं और एक्सट्रीम केसेस में बात सेल्फ हार्म और सुसाइड तक भी जा पहुंचती है। पिछले दिनों नॉर्वेजियन फिजिकल सोसाइटी की एक मीटिंग के दौरान चंद दोस्तों से गुफ्तगू में ये नुक्ता जेर बहस आया कि पाकिस्तान के निज़ाम तालीम में उम्र की कुछ खास कैदोबंद नहीं है। बड़ी उम्र के बच्चे भी उसी क्लास में मौजूद होते हैं, जो कि अक्सर क्लासें फेल करके वहाँ पहुँचते हैं, और छोटे बच्चे भी उसी सेम क्लास में होते हैं। तो ये बुलिंग के लिए एक आइडियल माहौल बन जाता है। फिर पाकिस्तानी स्कूल सिस्टम बुलिंग को कैसे कंट्रोल करता है? तो आज हम इसी मसले पे बात करेंगे। हमारे साथ नहायत मोअज़्ज़ज़ साथी मौजूद हैं। मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाता चलूँ। हमारे साथ पहले साथी हैं पाकिस्तान से जनाब इरफान हैदर। इरफान हैदर ने फिजिक्स और मैथमेटिक्स में अपनी तालीम कायद आज़म यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी से मुकम्मल की, और वो पिछले 10 साल से सेकेंडरी लेवल पे फिजिक्स की टीचिंग से मुंसलिक है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की मैनेजमेंट का हिस्सा भी हैं और पाकिस्तान के बड़े स्कूलों में टीचिंग का वसी तजुर्बा रखते हैं। इरफान हैदर क्रिकेट का शौक रखते हैं और सियासत से भी उनको खासी दिलचस्पी है, और हालात हाजरा पे भी गहरी नजर रखते हैं। आज के दूसरे मेहमान हैं जनाब राजनीश कुमार साहब। ये एक मैथमेटिशियन हैं। इन्होंने मास्टर इंडिया की नहायत प्रेस्टिजियस आईआईटी से मुकम्मल किया और उसके बाद यूके से ओशनोग्राफी में कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप पर दूसरा मास्टर मुकम्मल किया और अब नॉर्वे में पीएचडी स्कॉलर हैं। रजनीश को ट्रैवलिंग का शौक है। दुनिया के बहुत से ममालिक का सफ़र भी कर चुके हैं और कॉइन कलेक्टिंग इनका मशगला है। हमारे तीसरे साथी हैं अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान पिछले 6 साल से अमेरिका में मुकीम हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर से पीएचडी कर रहे हैं। अब्दुलरहमान क्रिप्टो इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से भी मुंसलिक हैं और ऐसे ऑटोमेटिक बार्ड्स पे काम करते हैं जो मार्केट ट्रेंड को देखते हुए खुदकार तरीके से ट्रेडिंग कर सकें। इनसे इस टॉपिक पे भी किसी दिन सीखेंगे, मगर आज के टॉपिक पे तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मगर उससे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट मैं बताता चलूँ कि हर पैनल मेंबर के पास अपने ओपिनियन को बयान करने के लिए 5 से 10 मिनट होंगे, और फिर हम दूसरे हिस्से में पैनल मेंबर्स को मौका देंगे कि वो एक दूसरे को बेहतर समझने के लिए आपस में सवाल और जवाब कर सकें। और प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट्स रख सकें कि जिसपे सब पैनल मेंबर्स का इतफाक हो। और आखिर में एक फन सेक्शन भी होगा जिसको हम आखिर में ही डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पैनल मेंबर्स के लिए भी एक सरप्राइज है। तो हम शुरू करते हैं जनाब इरफान हैदर साहब से कि वो अपना ओपिनियन बयान करें कि पाकिस्तान के स्कूलों में एजुकेशन सिस्टम कैसा है। क्या तमाम बच्चे एक ही एज के होते हैं या डिफरेंट एज के होते हैं, और क्या मुख्तलिफ स्कूल सिस्टम्स मौजूद हैं वहाँ पे, या एक ही सिस्टम सारे पाकिस्तान में है? जी इरफान साहब। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जी, पाकिस्तान में बुनियादी तौर पर तीन तरह के तालीमी निज़ाम राइज हैं, जिनमें से एक जो है वो मदरसा सिस्टम है। दूसरे को हम स्कूल सिस्टम कहते हैं, जो कि डिफरेंट बोर्ड्स के साथ एफिलिएटेड होता है। और जो तीसरा सिस्टम है वो जिसको हम कहते हैं कि आईजीसीएसई, जिनको ओ लेवल और ए लेवल के एग्ज़ाम्स कहते हैं। ये बेसिकली कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन के अंडर आते हैं। तो ये तीन तरह के तालीमी निज़ाम चल रहे हैं। जो पहला सिस्टम है, जिसको हम मदरसा का सिस्टम कहते हैं, इसमें मुख्तलिफ तरह के एज ग्रुप जो हैं वो होते हैं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जिसकी उम्र 10 साल है वो भी इस सेम क्लास में बैठा होगा, और जिसकी उम्र 20 से 25 साल के दरम्यान है वो भी उसी क्लास में बैठा हो सकता है। और जो मदरसा सिस्टम है, इसमें बुनियादी तौर पर लोअर मिडिल क्लास और जिनकी इकोनॉमी आप कह लें कि ज़्यादा बेहतर नहीं होती, या तो वो लोग होते हैं,
या फिर वो होते हैं कि जो एक ख़ास लेवल की मेचोरिटी हासिल करने के बाद जो समझते हैं कि हमें इस साइड पर जाना चाहिए, वो इस तरह के तालीमी निज़ाम में हिस्सा लेते हैं। और जो दूसरा तालीमी निज़ाम है जिसको हम जो लोकली यहाँ पर पाकिस्तान में ही चल रहा होता है, जिसको हम स्कूल्स एफिलिएटेड विद डिफरेंट बोर्ड्स हैं, जैसे फेडरल बोर्ड है, पंजाब बोर्ड अलग है, सिंध बोर्ड अलग है, केपीके बोर्ड अलग है। तो ये डिफरेंट तरह के बोर्ड चल रहे होते हैं। इनमें बुनियादी तौर पर हुकूमत की तरफ से तो एज डिफाइंड होती है कि आप इस एज लिमिट के दौरान एडमिशन जो है वो बच्चों का हो सकता है। अ, लेकिन और भी ज़ाहिर है कि आपको सरकारी मामलात में आपको पता है कि मुख्तलिफ तरह के जुगाड़ वगैरह लगाकर तो एज जो है ना वो थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है। दूसरा ये है कि इनमें एज ग्रुप का ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं होता, लेकिन मदरसा सिस्टम के मुकाबले में यहाँ पर जो क्लास होती है वो आमतौर पर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास कह लें कि इस तरह के स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह के बोर्ड्स में अपीयर होते हैं। और जो तीसरा बोर्ड चल रहा है जिसको हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन कहते हैं, जिसमें बच्चे ओ लेवल और ए लेवल के एग्जाम्स के ज़रिए अपने 10 ईयर एजुकेशन और 12 ईयर एजुकेशन जो है उसे कंप्लीट करते हैं। इसमें पाकिस्तान के अंदर स्पेसिफिकली एलीट क्लास ही इस तरह के स्कूलों में एडमिशन ले सकती है, और एज ग्रुप इसमें वेल डिफाइंड होता है। तो बेसिकली ये तीन तरह के एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान में चल रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया इरफान हैदर। अच्छा, ये बताइएगा कि इन तीन सिस्टम्स में से आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा बुलिंग का मसला किसके साथ है और उसकी रीजंस क्या हैं? देखिए, मैं तो पिछले तकरीबन 10 साल से जो कैटेगरी बी है, जिसमें मैंने आपको बताया कि लोकल फेडरल जो लोकल बोर्ड्स हैं, उस तरह के स्कूल के साथ मैं इन्वॉल्व हूँ। लेकिन जाहिर है कि हम इसी सोसाइटी में रहते हैं, और आए रोज़ जो ज़्यादातर मामला देखने में आते हैं वो इन जो पहली दो कैटेगरीज हैं, जिनमें मदरसा और स्कूल्स विच आर एफिलिएटेड विद डिफरेंट बोर्ड्स, इस तरह के स्कूल्स में ज़्यादा मसाइल देखने में आते हैं। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी है उसमें इस तरह के मसाइल कम ही देखे गए हैं। दूसरा ये है कि वहाँ पर आगे चलकर डिस्कशन में ज़रा बात आगे बढ़ेगी, तो उसकी डिफरेंट रीजंस हैं कि उस तरह के मामला इस तरह के स्कूलों में देखने में कम क्यों आते हैं। होते हैं, ज़ाहिर है, हर जगह होते हैं, लेकिन जो कैटेगरी सी है, जो कि कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के साथ रिलेटेड है, उसमें इस तरह के मामला बनिस्बत ए और बी कैटेगरी के मुकाबले में कम देखने में आते हैं। जी शुक्रिया। इसके बाद हम चलते हैं रजनीश कुमार साहब की तरफ। जी रजनीश, आप इंडिया में काफ़ी अर्सा आपने गुजारा और उसके बाद फिर आप यूके में भी काफ़ी अर्सा रहे। आपने अपना मास्टर वहाँ से कंप्लीट किया। तो क्या आप इन दोनों सिस्टम्स को कंपेयर कर सकते हैं या उसके बारे में हमें थोड़ा सा बता सकते हैं कि वहाँ पे कैसे स्कूल सिस्टम काम करता है? जी, सभी को पहले नमस्कार। एंड सुहैब भाई को तहे दिल से धन्यवाद, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने के लिए। तो मैं अगर बात करूं तो इंडिया में मतलब हैं सो 28 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो सब स्टेट्स का फर्स्ट स्कूल होता है जो मतलब गवर्नमेंट रन करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट रन करते हैं। बट सभी स्टेट में मतलब सीबीएसई भी होते हैं जो मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से एफिलिएटेड हैं। और मतलब कुछ आईसीआईसी बोर्ड्स पे भी होते हैं और कुछ केंद्रीय विद्यालय भी होते हैं हर इसमें। जी। जी रजनीश, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि इंडिया में किस तरह से सिस्टम्स काम कर रहे हैं मुख्तलिफ। लेकिन ये बताइएगा कि बुलिंग का मसला किस सिस्टम में ज़्यादा है और उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं आपके ख्याल में? जैसे जो हमारे स्कूल्स हैं जहाँ पे मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, मतलब वहाँ पे बच्चे मतलब गांव से भी आते हैं। मतलब हर जो स्कूल्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू रन्स होते हैं, तो कुछ जो है मतलब गांव में भी स्कूल्स हैं। तो वहाँ पे मतलब बच्चे अवेयरनेस उनमें उतनी नहीं है। मतलब कैसे मतलब
किस वे से मतलब आप बोल सकते हैं कि उतनी अवेयरनेस मतलब एजुकेशंस को लेकर नहीं है। तो मैं बोलूंगा कि जो मतलब हमारे स्कूल्स जो हैं, जो मतलब गांव में स्थित है, जहाँ पे मतलब प्रॉपर लोगों के साथ मतलब इंटरेक्शंस नहीं है, अगर मतलब हम एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज को शेयर करें तो मतलब हम लोग बुलिंग जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन ड्यू टू अ स्कार्सिटी कि वो किसी के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, मतलब जो डिफरेंट थिंकिंग वाले बच्चे हैं, जो मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी थिंकिंग रखते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से मैं मानता हूं कि जो हमारे स्कूल्स जो हैं, मतलब जो गांव में स्थित हैं और जहाँ पे मतलब थोड़ी सी फैसिलिटीज की कमी है, थोड़ी सी मतलब लोगों को इंटरेक्शंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस सिचुएशंस में मैं मतलब मानता हूं कि यहाँ पे थोड़ी सी बुलिंग की प्रॉब्लम्स हैं। सही। लेकिन जैसे आपने बताया कि ये गांव वगैरह के एरियाज में ज़्यादा है, तो सिटीज़ में शायद वहाँ पे कम है या नहीं है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सिटीज में मतलब ये है कि कुछ स्कूल्स जो हैं मतलब टाइम टू टाइम पे मतलब साइकोलॉजिकल क्लासेस भी कराते हैं, लोगों से मतलब स्टूडेंट से बातचीत भी करते हैं कि मतलब उन्हें किस चीज की समस्याएं हो रही हैं। मतलब अगर सीबीएसई स्कूल्स को आप देखें तो मतलब पेरेंट टीचर इंटरेक्शंस मीटिंग्स हो रही हैं वहां पे, मतलब लोग सिर्फ कुछ कुछ स्कूल्स का मैंने विजिट किया है तो वहां पे मतलब पढ़ाई को प्रायोरिटी रखते हैं, उसके बाद भी मतलब ओवरऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे किस डायरेक्शंस में जा रहे हैं उसको भी वो लोग कैप्चर करते हैं। और अगर उनको लगता है कि बच्चे थोड़े से डेविएट हो रहे हैं अपने पाथ से, तो उसको लेकर फिर वो अपने उनके पेरेंट्स से बात करते हैं और बोलते हैं कि मतलब थोड़ा सा बच्चे को इस डायरेक्शंस में आप मतलब गाइड करना शुरू करें, तो मतलब वो सारे कुछ ठीक हो जाएंगे। तो बच्चे मतलब अगर बचपन से ही मतलब वो चीज को फॉलो कर रहे हैं तो फिर वो इस बुलिंग के प्रॉब्लम से वो हैं सो मतलब नहीं प्रॉब्लम फेस कर पाते हैं। लेकिन जो बच्चे थोड़े से मतलब गांव में हैं तो उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम की समस्या है, और फिर जब वो स्टार्टिंग में उनको वैसा साइकोलॉजिकल चीजें उनको नहीं मिल पाती है या लोग मतलब वो उस प्रॉब्लम से वो ओवरकम नहीं हो पाते हैं, तो ये थोड़ी सी फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और हमारे यहाँ एक कहावत भी है कि पके हुए घड़े पे फिर मिट्टी नहीं चढ़ती है। तो हम्म। मतलब अगर वो बड़े हो गए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन कुछ जो काफी स्कूल जो सिटीज में हैं वो मतलब इसको काफी कंसर्न्स लेती हैं और टाइम टू टाइम पे साइकोलॉजिकल क्लासेस, टाइम टू टाइम पे योगा क्लासेस, पेरेंट टीचर मीटिंग करके मतलब इससे जब उन्हें लगता है कि कुछ बच्चे इसके शिकार हो रहे हैं तो मतलब वो बात करके इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। क्या ठीक। आपके ख्याल में अगर ये देखा जाए कि 1 to 10 स्केल पे हम इसको रैंक करें, तो विलेजेस में क्या सिचुएशन है और सिटीज में क्या सिचुएशन है? विलेजेस में ये है कि मतलब थोड़ी सी अवेयरनेस की थोड़ी सी लेकिन रजनीश, ये बताइएगा कि अगर हम 1 to 10 के स्केल पे देखें तो ये जी जी। कितना सीरियस इशू है? अ, अगर गांव में तो अगर देखें तो मतलब आप 5 to 6 के रेंज में आप डाल सकते हैं। लेकिन सिटीज में मतलब उतनी ज्यादा इश्यूज नहीं है, मतलब सिटीज में 1 to 2 स्केल्स पे हैं ये चीजें, बट गांव में थोड़ी सी ज्यादा इश्यूज हैं। जी बिल्कुल सही। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने तीसरे मेहमान की तरफ। अब्दुल रहमान, आप हमें अगर थोड़ा सा बता सकें पाकिस्तान के सिस्टम के बारे में भी जो आपकी ओपिनियन है और यूएस के सिस्टम के बारे में भी जो आपकी ओपिनियन है, खास तौर पे बुलिंग से रिलेटेड। बहुत जी। शुक्रिया सुहेब। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द पैनलिस्ट। तो जैसे सुहेब भाई ने बताया कि मेरा नाम अब्दुलरहमान है और मैं यूएस में पिछले 6 साल से हूँ। तो मेरा बहुत ज़्यादा कनेक्शन तो नहीं हुआ स्कूल सिस्टम से पहले, लेकिन अब क्योंकि मेरा अपना बेटा भी 3 साल का हो गया है, तो अब मैं उसकी स्कूलिंग के बारे में सोच रहा हूँ और बाकी लोगों से भी कनेक्शंस हैं जो जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं यहाँ पे।
तो मुझे यूएस के स्कूल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करने का मौका मिला है पिछले कुछ अरसे में। तो अगर स्कूल सिस्टम की बात की जाए तो यूएस और पाकिस्तान का स्कूल सिस्टम में बहुत सी सिमिलैरिटीज हैं। जिस तरह यहाँ पे भी आजकल प्री स्कूलिंग और किंडरगार्टन की जो स्कूल्स होते हैं उनका काफ़ी रुझान बढ़ता जा रहा है, जो कि आई थिंक 3 से 5 साल के बच्चों के लिए ये प्री स्कूल्स वगैरह होते हैं, जो कि उनको प्रिपेयर करते हैं उनकी प्राइमरी एजुकेशन के लिए। आई थिंक ये रुझान इतना ज़्यादा नहीं था कुछ अरसे पहले तक, क्योंकि आई थिंक अगर मेल जो है वो फैमिली में जॉब करता था तो फीमेल जो है वो घर में रह के उनकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखती थी। और यही का आई थिंक यही सिस्टम पाकिस्तान में भी है। पहले आई थिंक फैमिली का अगर एक मेंबर घर पे होता ही था जो कि उसकी परवरिश वगैरह कर सकता था। तो इसके बाद प्राइमरी स्कूल आते हैं जो कि ग्रेड 1 to 5 तक होते हैं। उसके बाद मिडिल स्कूल, जिसको जूनियर हाई स्कूल भी कहते हैं, ये ग्रेड 6 to ग्रेड 8 तक होते हैं। इसके बाद हाई स्कूल, जैसे कि पाकिस्तान में भी मैट्रिक और एफएससी जिन्हें कहते हैं, तो यहाँ पे भी हाई स्कूल ग्रेड 9 to ग्रेड 12 तक होते हैं। और उसके बाद हायर एजुकेशन जो कि डिग्री डिग्री एजुकेशन जिन्हें कहते हैं, जिसमें अंडर ग्रेड बैचलर डिग्रीज आ जाती है, या ग्रेजुएट डिग्री जिसमें मास्टर्स और डॉक्टरेट डिग्री आ जाती है। तो आई थिंक ये बहुत सिमिलर काइंड ऑफ है जिस तरह पाकिस्तान और आई थिंक इवन इंडिया में भी इसी तरह का स्कूल सिस्टम चलता है। तो अब टाइप्स ऑफ स्कूल की बात करूं तो मैं जब रिसर्च कर रहा था इस टॉपिक पे या बाकी लोगों से भी बात करने का मौका मिला, तो मैं काफ़ी हैरान हुआ इस बात पे कि हम सिर्फ दो ही सेक्टर्स को जानते हैं, या तो पब्लिक स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूल। लेकिन आजकल अगर प्रॉपर स्कूल सिस्टम की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत से स्कूल सिस्टम काम कर रहे हैं। पब्लिक स्कूल जिसका तो सबको पता है कि ये लोकल या तो स्टेट फंड करती है। जिस तरह यूएस में 50 स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट की का अपना बजट होता है इनके स्कूल्स के लिए। और इसके अलावा फेडरल फंडिंग भी इन्हें अवेलेबल होती है। और इसके अलावा हर स्टेट का अपना करिकुलम भी है, और इनका अपना डिपार्टमेंट, स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट भी होता है, जो इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करता है। तो आई थिंक स्टेट काफ़ी इंडिपेंडेंट काम करती हैं इन पब्लिक स्कूल्स में। तो इसके अलावा प्राइवेट स्कूल आते हैं जो कि प्राइवेटली फंडेड होते हैं। इनको फेडरल फंडिंग अवेलेबल होती है लेकिन एक लिमिट तक, और वो भी स्पेशल नीड्स के मुताबिक, वरना मोस्टली ये प्राइवेटली फंडेड होते हैं कि वो अच्छा टीचर्स को अब्दुलरहमान, भी। आप जरा यूएस के जो आपने सिस्टम्स बताए हैं, हम्म, इनमें अगर बुलिंग की बात की जाए तो ये कितना सीरियस इशू है, और किस सिस्टम वो में आप समझते हैं कि बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है? bullying, I think it's a very very serious issue in US। और आई थिंक मैं रिसर्च ही कर रहा था तो पढ़ने को मिला कि आई थिंक 50% स्टूडेंट्स, आई थिंक ये सर्वे कुछ पुराना था, आई थिंक 2019 में ये सर्वे हुआ था। लेकिन आई थिंक सिचुएशन इज नॉट गेटिंग बेटर, वो वर्स ही होती जा रही है। तो उस टाइम जो सर्वे हुआ था तो 50% स्टूडेंट्स ने ये बताया था कि वो किसी न किसी स्टेज पे स्कूल के बुलिंग की वजह से मुतासिर हुए हैं। तो इट्स अ वेरी सीरियस इशू। और ये सीरियस इशू स्पेशली अगर मैं बात करूं सिर्फ पब्लिक और प्राइवेट स्कूल को कंपेयर करूं, तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक स्कूल में ज़्यादा है या प्राइवेट में ज़्यादा है। ये दोनों में सेम ही लेवल पे ये है। आई थिंक जो कुछ मतलब स्पेशलाइज स्कूल हैं, जिस तरह जिसमें हम रिलीजियस स्कूल की बात कर लें, कैथलिक स्कूल्स हैं या फिर इस्लामिक स्कूल हैं, उसमें कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिगरस मतलब कोशिश करते हैं इन चीज़ों को एड्रेस करने की। और मतलब उनके पास और भी जरिए होते हैं इन चीज़ों को देखने के, और तादाद भी कम होती है स्टूडेंट्स की। तो इस तरह मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पे कमी की एक ये भी वजह है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स की तादाद बाकी पब्लिक या प्राइवेट स्कूलों से कम होती है। तो इस वजह से वहाँ पे bullying का इशू थोड़ा सा कम है। अच्छा, अगर हम रैंक करें, जैसे मैंने रजनीश से भी पूछा, हम्म, 1 to 10, तो ये तो जाहिर है कि हमारे पास इतना डाटा मौजूद नहीं है, और ये हम्म। सर्वेज ही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन एक कॉमन परसेप्शन होता है कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके हिसाब से ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। अगर मैं स्कूलों की बात करूं, और अगर मैं अपने जो जिन चंद लोगों से मैं मिला हूं, मतलब कम्युनिटीज़ यहाँ पे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, या जो बाकी कम्युनिटीज़ में भी जहाँ जाने का मौका मिला है, तो आई थिंक
ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10, 8%, 8 लोगों का ये ख्याल है कि बुलिंग इज अ सीरियस इशू, स्पेशली इन पब्लिक एंड मोस्ट प्राइवेट स्कूल्स। यस। बिल्कुल। अच्छा, इरफान हैदर, मैं बैक टू इरफान हैदर जाते हैं। इरफान, आपसे मैं ये सवाल नहीं पूछ सका कि आपके हिसाब से, या आप जिन लोगों से मिले हैं या आपने जो ऑब्जर्व किया है, आपके ओपिनियन में पाकिस्तान में ये कितना सीरियस इशू है 1 to 10 स्केल पे? पाकिस्तान में मैंने जैसे आपको बताया कि तीन तरह के एजुकेशन सिस्टम चल रहे हैं। तो अगर तीनों में हमें मुख्तलिफ तरह से कैटेगराइज करना पड़ेगा। अ, जो पहली दो कैटेगरीज मैंने आपसे डिस्कस की थी, जिनमें मदरसा और स्कूल सिस्टम है, जो स्कूल जो कि बोर्ड से एफिलेटेड होते हैं, उनमें तकरीबन आप कह सकते हैं कि 10 में से 4 to 5 तक आप इसको मार्क कर सकते हैं। और जो थर्ड सिस्टम है, जो कि IGCSE है, जिसमें O लेवल और A लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें आप 10 में से इसको 2 तक मार्क कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब हम चलते हैं प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानिब, कि जिसमें हम आपस में पैनल मेंबर्स के दरमियान में एक दूसरे के ओपिनियन को समझने के लिए उनसे सवालात कर सकते हैं। तो फोरम इज़ ओपन, और आप लोग आपस में सवाल जो भी करना चाहें। जी, इरफान हैदर, आप कुछ कह रहे हैं? और एक क्वेश्चन राजनीश से भी था कि आप लोगों के जो गवर्नमेंट सिस्टम रन स्कूल होते हैं, जी जी। क्या इसमें एक क्लास के अंदर बाउंड किया जाता है कि पर टीचर जो है वो स्टूडेंट्स की ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए? मिसाल के तौर पर अगर एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो क्या उन 50 स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया जाएगा? और क्या टीचर के पास इतनी कैपेसिटी होती है कि वो सबको मॉनिटर कर सकता है, या फिर इसके लिए यह है कि किस तरह का कॉन्सेप्ट है कि सेक्शंस को बढ़ा दिया जाए, या टीचर्स की जिम्मेदारियां जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए? जी, ऐसा तो मतलब मैं जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जहाँ तक मैंने स्कूल को विजिट किया है, तो मतलब मैंने देखा है कि एक क्लास में, मतलब जो एक क्लास का रूम है उसमें उतना ही है। इवन दो अगर बच्चे ज्यादा भी हैं तो मतलब वो उसी में एडजस्ट करते हैं चीजों को लेकर। और ये भी पॉलिसीज नहीं है कि मतलब 10 स्टूडेंट्स पे एक टीचर्स का होना कंपलसरी है, या 5 स्टूडेंट्स पे एक टीचर का होना कंपलसरीज है। बट ये काफी जब इलेक्शंस आती हैं तो मतलब काफी ये गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में होता है। एंड आई होप कि वो जल्द ही इम्प्लीमेंट करेंगे ये चीजों को, पर स्टूडेंट्स और टीचर्स के जो रेशियोज हैं। बट अभी तक जो स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा है, वो मतलब जिस स्टेट से मैं आता हूँ वहां पे अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बट अगर मैं कुछ दोस्तों से बात करता हूँ तो कुछ जो दिल्ली के स्कूल से हैं, जो हमारा कैपिटल है इंडिया का, वहां पे जो स्कूल से हैं वहां पे ये सब सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। इसलिए मतलब कभी जो हमारे दिल्ली के स्कूल्स हैं उनकी रैंकिंग होती है, इवन दो वो रन बाय द स्टेट गवर्नमेंट हैं, बट उनकी जब रैंकिंग होती है तो वो काफी बेहतरीन रैंकिंग को प्राप्त करते हैं कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल्स को भी लेकर। तो डिपेंड्स अपॉन किस स्टेट की आप बात कर रहे हैं। तो जो स्टेट मतलब थोड़ी सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम से मतलब जूझ रहे हैं, तो वहां पे ये सिस्टम अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जी जी, ये क्वेश्चन असल में मैंने इसलिए पूछा है कि इस तरह के इश्यूज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हैं कि मैं एक आखिरी सवाल पूछना सोहेब, अगर इजाजत हो तो। हाँ, तो मैं ये सोच रहा था कि मतलब जो मेरा ख्याल है, मुझे अभी बैठे बैठे ख्याल आया कि वजह एक ये भी हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया में इतना डाइवर्स सिस्टम नहीं है। और अगर डाइवर्स है भी, अगर गांव से लोग आते हैं तो वो शहर के लोगों के साथ कुछ अरसे बाद घुल मिल जाते हैं, तो वो एक काइंड ऑफ सेग्रीगेशन खत्म हो जाती है। यूएस में मेरा ये ख्याल है, मेरा अपना ओपिनियन है कि इवन अगर यहाँ पे काफी, अगर रेस की बात कर ली जाए, रिलीजन की बात कर ली जाए, तो ये आपस में घुलते मिलते हैं, लेकिन ओकेजन्स पे। हर टाइम ये आपस में घुलते मिलते नहीं है। मतलब अपनी कम्युनिटीज के साथ रहेंगे, ब्लैक्स अपने ब्लैक्स के साथ रहेंगे,
वाइट वाइट के साथ रहेंगे। इवन यहाँ पे तो इवन स्टेट्स के बारे में कहा जाता है कि ये रिपब्लिकन स्टेट है, ये डेमोक्रेट स्टेट है। और मुस्लिम्स के बारे में यही है कि वो अपनी कम्युनिटीज बनाएंगे, अपने स्कूल बनाएंगे। तो जब ये लोग किसी स्टेज पे जाके इनको मिलना पड़ जाता है मजबूरन या किसी भी वजह से, तो तब आई थिंक ये वहाँ पे ये ज्यादा इशू जो है ये प्रोमिनेंट होके आता है। तो मेरे ख्याल में इंडिया और पाकिस्तान में भी आप दोनों मुझे करेक्ट कर सकते हैं। एक वजह ये भी है कि घुल मिलना बचपन से ही हो जाता है। तो ये एक दूसरे के साथ मतलब अगर नेम कॉलिंग वो बचपन में कर भी रहे हैं तो थोड़े अरसे बाद या तो डर की वजह से या किसी और वजह से वो कम हो जाती है, एट सम स्टेज खत्म हो जाती जी इरफान, आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी जी। अच्छा, पाकिस्तान में खैर जैसा अब्दुलरहमान बता रहे थे कि काफ़ी डाइवर्स कल्चर है, और जो सोसाइटीज़ हैं वो उनका जो मिलना जुलना है वो कुछ ओकेजन्स पर ही होता है। पाकिस्तान में इस तरह तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि क्रिएटिविटी है, लोग बुली करने के है। तरीके जो हैं मैं वो रोकना ढूंढ लेते हैं। चाहूंगा। जी जी। मैं यूएस की बात कर रहा था, यूएस में घुलना जी मिलना जी, मैं कम है, यूएस की बात पाकिस्तान में कर तो I think- जी जी, मैं अच्छा, यूएस की बात कर रहा हूँ, हाँ जी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर यह है कि स्टूडेंट को नेम कॉलिंग के ज़रिए, उनके कद के ज़रिए, कोई टॉल है या शॉर्ट है, उसके नाम पे जो है ना वो बुली किया जाता है। और अच्छा इरफान, यहाँ पे मैं भी आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आपने कहा कि जो आप पढ़ा रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस है उसमें केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन जब आप खुद पढ़ रहे थे या जब हम लोग खुद पढ़ रहे थे, तो उस वक्त से जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि जब आप खुद स्टूडेंट होते हैं तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। जी जी। अच्छा, मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता रहा हूँ, और उसमें हमारी जो क्लास की स्ट्रेंथ थी तकरीबन वो अराउंड 30 के करीब थी। तो एक तो स्टूडेंट टू टीचर इंटरेक्शन जो है वो अ, मेरे ख्याल में था, लेकिन बनिस्बत कम था। और हमारे ज़माने में, ये तकरीबन 2005 2006 की बात हो रही है, उस ज़माने में मुख्तलिफ कैटेगरीज भी थी, मतलब उसमें कोई एज लिमिट उस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से ख़ास नहीं होती थी। मतलब मुझसे 2 3 साल जो बड़ा बच्चा है वो भी उसी क्लास में बैठा होगा। तो इसमें उस वक्त कोई ख़ास जो है ना वो स्ट्रिक्टनेस नहीं थी। दूसरा ये मसाइल थे कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी एज के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मेचोरिटी के लेवल पर थे, और जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो जो आप यूँ समझ लें कि अपने इनोसेंस के लेवल पर ही थे, ग्रेड 10 के अंदर। तो इस बात की वजह से जो कि इनोसेंट पीपल जिनको आप कह सकते हैं उस क्लास के, उनका काफ़ी जो है ना वो इस्तेसाल होता था। और बाकी मसाइल जिस तरह आपने कहे कि नेम कॉलिंग, ज़ाहिर है कि ये भी इश्यूज थे, और कोई बच्चा ट्रॉल है या शॉर्ट है, इस तरह के इश्यूज भी थे। जी, तो शायद जो मैं समझाऊँ आपकी बात से वो ये है कि पहले शायद ज़्यादा था बुलिंग का कल्चर और अब हम्म। कम हो रहा है। क्या जी, ये अब कम सही? हो रहा है, क्योंकि अब जो है ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो कल्चर है ना वो काफ़ी ज़्यादा परवान जाता है। जी राजनीश, आपके यहाँ भी ऐसा ही है कि ये कल्चर कम हो रहा है, या आप क्या समझते हैं कि बराबर है या बढ़ रहा है? नहीं, अब जो हमारे टाइम पे जो था सुहैब भाई, वो मतलब काफी मतलब अब तो कुछ बच्चे लोग मतलब स्कूल ने कुछ अलाउ कर दिया है फोन्स ले जाना, या मतलब अब कुछ बच्चे थोड़े से मतलब आप बोल सकते हैं कि शरारती हो गए हैं। मतलब ड्यू टू मोर स्वतंत्रता उन्हें ज्यादा मिल रहा है आज के टाइम पे। जब मैं अपने टाइम पे बात करूं, जब मैंने 10th किया 2011 में, तो उस टाइम मतलब इतनी हमारे पास इंडिपेंडेंसी नहीं थी। मतलब जो स्कूल ने रूल्स बनाए हैं, फोन नहीं ले जाना है और मतलब प्रॉपर ड्रेस में आना है, ये सब चीजें तो उस टाइम पे काफी कम था। मतलब आप बोल सकते हैं रेयर केसेस थे। बट अब मुझे लग रहा है कि इंडिपेंडेंसी बढ़ गई है बच्चों के कारण, तो वो मतलब कभी कभी एक दूसरे को नेम टीजिंग कर देते हैं, बट ज्यादा वेरिएशन नहीं आया है। लेकिन हमारे टाइम पे आप बोल सकते हैं कि वो माइन्यूट था, तो अब थोड़ी सी
1 या 2% इंक्रीज हुई है नाउ ए डेज में, बट बैक मतलब वो नहीं थी। मतलब लोगों के, बच्चों के अंदर डर था। मतलब ये था कि उस टाइम पे तो हमारे कभी शिक्षक हैं सो डंडे से पीटते भी थे, लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने रूल किया है कि अब बच्चों को पीटना नहीं है। तो इस ये सब चीजें जो थोड़ी सी रूल्स रेगुलेशंस में थोड़ी सी जो जो हार्डनेस थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, उसके कारण से 1 या 2% मैं स्केलिंग कर सकता हूँ कि मतलब बुलिंग की प्रॉब्लम्स हैं इंडिया में, मतलब ये चीजों को लेकर। बट मैंने रूबरू होकर चीजों को देखा नहीं है, लेकिन जो मैं सिचुएशंस को कंसिडर कर रहा हूँ कि ये सब चीजें हो सकती हैं बुलिंग के केसेस में, तो अभी 1 या 2% इंक्रीज हुई हैं, बट हमारे टाइम पे नहीं था। जी। जी अब्दुलरहमान, मेरा ख्याल है कि यूएस में तो केसेस शायद बढ़ ही रहे हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? एग्जैक्टली, मैं नंबर्स की बात करूंगा तो मुझे मेरे सामने एक सर्वे आ गया। तो 2016 और 2019 में सर्वे किया गया था। तो 2016 से लेकर 2019 तक 35% इंक्रीज हुआ है। 35%? 35% इंक्रीज ऑफ बुलिंग। तो आई थिंक ये 2019 का सर्वे है। मैं आई एम प्रीटी श्योर कि 2023 में ये नंबर और भी इंक्रीज हुआ होगा। अच्छा, इसकी तो आई बेसिक थिंक इसकी रीजन क्या है? रीजन बेसिक रीजन आई वुड से कि स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल समझना शुरू हो गए हैं। तो अभी बहुत से रूल्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के फेवर में भी हैं। मतलब अब टीचर जो है वो उनको कुछ ज़्यादा गुस्सा नहीं कर सकता, उनको ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे कुछ नए मतलब सोशल इश्यूज भी आ गए हैं जिनके बारे में हो सकता है हम अगली की मीटिंग्स में बात भी करें। मतलब जिस तरह LGBT वगैरह इस तरह के इश्यूज और बाकी सोशल इश्यूज, तो वो भी कंसर्न होना शुरू हो गए हैं। पहले लोग एक्सप्रेस नहीं करते थे उन चीज़ों का, अब वो एक्सप्रेस करते हैं तो उन चीज़ों को लेके बाकी लोग उनको बुली करते हैं या इस तरह की चीज़ें। तो आई थिंक ये चीज़ें और इसके अलावा बाकी बहुत सी चीज़ें। मतलब अब अगर मैं सिर्फ यहाँ यूएस की बात करूँ तो बॉडी स्ट्रक्चर बहुत से लोगों का बहुत डिफरेंट होता है, उसी को बेस बना के बहुत से लोग बुली करते हैं स्टूडेंट्स को। तो टीचर्स का जो पावर था वो कम होता जा रहा है एज टाइम इज प्रोग्रेसिंग, और जो स्टूडेंट्स की पावर है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है जैसे रजनीश ने बताया कि टीचर्स जो हैं अब ज़्यादा वो ज़्यादा उनको डर होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को डर खत्म हो गया है एटलीस्ट, तो वो एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को। तो उस एक्सप्रेशन में वो ये भूल जाते हैं कि वो अगले बंदे को बुली कर रहे हैं। तो आई थिंक इस वजह से बुलिंग जो है वो काफ़ी इंक्रीज होती जा रही है। जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो अब्दुलरहमान, अगर मैं आपसे ही शुरू करूं कि आप अगर कुछ रिकमेंडेशंस देना चाहें, आपके ख्याल में, आपके पर्सनल ओपिनियन में इसको किस तरीके से कम किया जा सकता? मैं दोबारा उसी पॉइंट पे आऊँगा कि अच्छा है स्टूडेंट्स को आपको देनी चाहिए आज़ादी, उनको बिल्कुल उनको पावर्स होनी चाहिए उनके पास। लेकिन जो गैप पड़ता जा रहा है ना स्टूडेंट टीचर के बीच में वो बहुत खतरनाक है। आई थिंक स्टूडेंट टीचर की पावर होनी चाहिए एक हद तक के वो स्टूडेंट्स में थोड़ा सा उनमें डर रहे कि अगर मैं कुछ करूंगा तो टीचर मुझे डांटेगा, मारेगा नहीं तो डांटेगा एटलीस्ट, या फिर मेरे मेरे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो वो एटलीस्ट यूएस में बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। कोई एक्शन भी इवन आप माइनस पे तो ले ही नहीं सकते। जो टीनेजर्स हैं उसके उन पे भी बहुत मुश्किल से आप ले सकते हैं। मैं यूनिवर्सिटी में टीच करता हूँ। तो एज अ टीचर अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स मेरी बात को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। और मैं एक वाकया भी बताना चाहूँगा। मेरे साथ तो नहीं हुआ, मेरे एक दोस्त के साथ हुआ। वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेन स्टेट का एक कॉलेज है, वहाँ पे वो एसोसिएट प्रोफेसर है। तो अ, उन्होंने अब किसी स्टूडेंट्स को मार्क्स कम दिए तो स्टूडेंट्स ने उसको उन पे केस कर दिया। तो बजाय यूनिवर्सिटी को या उनका जो कॉलेज था उनको इन्वेस्टिगेट करने के कि स्टूडेंट ने गलती की है, उन्होंने इस बात पे इन्वेस्टिगेट किया कि कहीं टीचर जो था वो रेसिस्ट तो नहीं था या इस तरह की सीन तो नहीं था। तो वो काफी टाइम उन्होंने इस पे गुजारा कि स्टूडेंट्स को किसी तरह सेव किया जाए और टीचर को किसी तरह जो है वो उसकी गलती निकाली जाए। अगर अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में बात करूँ तो ये वजह जो है आई थिंक बहुत ज्यादा इस पे बुलिंग को जो है वो हवा दे रही है, मैं कह सकता हूँ।
तो अगर इसको किसी तरह कम किया जा सके और टीचर को पावर दी जा सके, फाइनेंशियल भी पावर देने की बात कर रहा हूँ टीचर, जिस तरह मैंने शुरू में बात की थी कि टीचर्स की सैलरीज यहाँ पे जो जो बहुत लो लेवल तबका जिसे हम कहते हैं, जो इवन मतलब ट्रैश पिकर्स होते हैं, उनसे भी कम है उनकी सैलरीज। देखिए, तो मेरा ख्याल है कि कन्वर्जेंस की बजाय अगर हम अब सेक्शन को डाइवर्जेंस रख लें, कि अगर तीनों पैनल मेंबर्स में से किसी को भी इख्तलाफ है तो वो अगर बता सकें हमें किसी पॉइंट पे। शायद ऐसा नहीं है। तो अब हम अपने आखिरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, और आखिरी सेक्शन जो सरप्राइज सेक्शन है वो ये है कि हम अपने सारे पैनल मेंबर्स से कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे, और हर पैनल मेंबर्स के पास तीन तीन सवालात होंगे। ये जस्ट एक फन सेक्शन है। तो हम शुरू करते हैं इरफान हैदर से। इरफान, आपके पास तीन सवाल आते हैं, और आपने बगैर सोचे समझे जितनी जल्दी हो सके जो भी आपके माइंड में पहला आंसर आता है वो आपने जवाब देना। पहला सवाल वैसे आपसे है मैं तकरीबन फिजिक्स। हूँ तो मुझे तकरीबन 2 मिनट्स तो मिलने चाहिए। नहीं, 2 मिनट्स नहीं, आप ये रैपिड फायर क्वेश्चन है ताकि आप उसको अल्टरनेट ना कर सकें ना, उसको बदल ना सकें। तो पहला सवाल है फिजिक्स और मैथमेटिक्स। फिजिक्स। दूसरा सवाल है नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी। तीसरा ऑप्शन कोई नहीं है? नहीं। अच्छा, बिलावल। अच्छा, तीसरा सवाल जो है उसमें आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं सोचने के लिए। वो ये है कि अगर आपको एक साल के लिए इन दो चीजों में से कोई एक चीज छोड़ना पड़े तो वो कौन सी होगी? साल्टी फूड्स और स्वीट फूड्स। स्वीट फूड्स छोड़ दूंगा, क्योंकि उसकी वजह से काफ़ी मसाइल अब होना शुरू हो गए हैं। ऐसे तो साल्टी फूड से भी मसाइल होते हैं, लेकिन चले। हाँ, लेकिन इनके आजकल ज़्यादा कुछ नुकसानात होना शुरू हो गए हैं। सही सही। अच्छा, नेक्स्ट हम जाते हैं राजनीश की तरफ। राजनीश, आपसे पहला सवाल है बर्गन और ओस्लो, बर्गन। और उसकी क्या वजह है? इसकी नेचर ब्यूटी, और काफी दोस्तों को मैं जानता हूँ यहाँ पे, तो इंट्रैक्शंस वगैरह करने का मतलब काफी वो है। अगर मैं ओस्लो में जाता हूँ तो अकेले विजिट करना पड़ता है। तो और और बर्गन में ये है कि मतलब ये काफी मतलब हिस्ट्री को प्रिजर्व किए हुए हैं, कल्चर को प्रिजर्व किए हुए हैं यहाँ पे। मतलब जो भी बिल्डिंग्स वगैरह हैं वो सब मतलब हिस्टोरिकल और कल्चर चीजों को प्रिजर्व किए हुए हैं। तो इस चीजों को लेकर मतलब मैं बर्जन को प्रेफर करता हूँ कंपेयर टू ऑस्लो। सही। दूसरा सवाल आपसे है सिंगिंग और डांसिंग। सिंगिंग, बट बाथरूम सिंगर हूँ मैं। सही। तीसरा सवाल है जिसमें आप थोड़ा टाइम ले सकते हैं सोचने के लिए। वो ये है कि अगर आपको एक साल के लिए दो जगहों में से किसी एक जगह पे रहना पड़े। जी। पहली जगह है डेथ वैली, कैलिफोर्निया में, जो कि हॉटेस्ट पॉइंट है अर्थ पे, जो कि जी। टेम्परेचर तकरीबन 57 डिग्रीज तक वहाँ पे चला जाता है। और दूसरा है एंटार्क्टिका, जो कि आपको पता है कोल्डेस्ट पॉइंट है, जहाँ पे टेम्परेचर -98 डिग्रीज तक चला जाता है। अब्दुल रहमान इशारा कर रहे हैं कि उनके पीछे तस्वीर मौजूद है। तो इन दोनों में से अगर आपको एक साल के लिए रहना पड़े और वहां से आप निकल नहीं सकते, तो आप कौन सी जगह को प्रेफर करेंगे? वैसे गर्मी की बात रही तो गर्मी तो मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ। इंडिया में भी, हमारे यहाँ भी कभी 45-47 डिग्री चले जाते हैं। तो मैं प्रेफर करूँगा अंटार्कटिका, जहाँ पे मैं मतलब कुछ नया एक्सपीरियंस गेन करूँ, कैसे इग्लू बनाऊं और मतलब कैसे पोलर बियर वगैरह से सामना कर सकूं। तो मैं अंटार्कटिका जाना प्रेफर करूँगा। बहुत जी। शुक्रिया। आखिरी पार्टिसिपेंट हमारे पास हैं अब्दुल रहमान। आपसे पहला सवाल है क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट। क्रिप्टो। दूसरा सवाल है नवाज शरीफ या डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रम्प। इजी सवाल। इजी सवाल। तीसरा सवाल है जिसमें आप थोड़ा सोच सकते हैं। एक साल के लिए अगर आपको इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज करना पड़े कि आप अपनी एक आई का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और दूसरा ऑप्शन है कि आप अपने एक हाथ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक आई का इस्तेमाल, एक आई से मैं सब कुछ देख सकता हूँ, हाथ तो दोनों होने चाहिए, बहुत से हाथ काम दोनों होने एक हाथ चाहिए। से नहीं, एक हाथ से नहीं हो सकते। सही। तो इसके साथ ही हम अपना प्रोग्राम एंड पे लेके जाते हैं, और तमाम पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया।
और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि नतीजा हमारा यही निकला। इरफान, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैंने कहा आपका भी बहुत शुक्रिया इस थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक पे डिस्कशन के लिए। जी जी। तो जहाँ तक मैं समझ सका हूँ कि हमारे पैनल डिस्कशन के बाद नतीजा यही निकलता है कि शायद इंडिया और पाकिस्तान में थोड़ी कम है रेशो, लेकिन बुलिंग का प्रॉब्लम वहाँ पे भी मौजूद है। और शायद यूके यूएस वगैरह में ये प्रॉब्लम ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं, तो इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा महसूस होता है। लेकिन चाहे कम हो या ज़्यादा हो, प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, क्योंकि इससे बच्चे के सारा मुस्तकबिल पे फ़र्क पड़ता है। और अगर बच्चा मुनासिब तौर पे तालीम हासिल नहीं कर पाता या किसी भी वजह से उसका कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता, तो फिर आप मुस्तकबिल में उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपना 100% दे सकता है, मुल्क की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा कर सकता है। लिहाजा जो भी वजूहात हैं या जितना भी तनासुब है हमारे पास पोलिंग का, हमें अपने तौर पे, जैसे कि इरफान हैदर ने कहा, कि ये सिर्फ स्टूडेंट्स का या पेरेंट्स का मसला नहीं है। हम सबको, तलबा को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, सबको मिल कर इसको कम करने की कोशिश करनी चाहिए और अपने अपने तौर पे जितना भी हो सकता है हमें इसलिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि हम इसको एंड करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। बहुत शुक्रिया।